नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब से एक के बाद एक निराश कर देने वाली खबरों के बाद आखिरकार इंडिया गठबंधन के लिए आज लगातार दूसरे दिन अच्छी खबर आई। कल उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा हो गया और आज काफी लंबे इंतजार के बाद सूत्र दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली समेत कई राज्यों में सीटों के बंटवारे पर सहमति बना ली है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 4-3 का फार्मूला है, जिसके हिसाब से यह गठबंधन किया गया है, यानी 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस। दिल्ली के अलावा दूसरे अन्य राज्यों में भी यह गठबंधन हो गया है। गुजरात की 2 सीटें कांग्रेस ने आपको दी हैं। इसके साथ ये भरूच और भावनगर की सीटें, जहां पर गुजरात में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। चंडीगढ़ की सीट भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दे दी है। वहीं साउथ गोवा की सीट आप कांग्रेस के लिए छोड़ेगी और साउथ गोवा की सीट पर आपने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, अब उसे वापस लिया जाएगा। हरियाणा की एक सीट भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को देगी। पंजाब में अलग अलग लड़ने का पहले ही ऐलान हो चुका, यानी वहां पर दोस्ताना मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की 7 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी और 3 कांग्रेस लड़ने जा रही है। ये सीटें कौन कौन सी हैं, इन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण दिल्ली, ये आम आदमी पार्टी को मिलेगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक, इस पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी। करीब 57% वोट बीजेपी को दिल्ली में मिले थे, जबकि कांग्रेस को 5 और आप 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। अगर आप और कांग्रेस के दोनों के वोट जोड़ भी दें तो इन्हें 40.6% वोट ही मिले थे, यानी ये बीजेपी से काफी पीछे थे। तो पिछले चुनाव में कांग्रेस से भी खराब प्रदर्शन करने के बावजूद आप इस बार 4 सीटों पर लड़ेगी। अगर सीटवार देखें तो नई दिल्ली, चांदनी चौक, उत्तर पूर्व, पश्चिम और पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि आप उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिल्ली में दूसरे नंबर पर रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। वहीं अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 70 में से 65 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी, जबकि कांग्रेस को 5 पर और आम आदमी पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में किसी भी विधानसभा सीट पर बढ़त नहीं मिली थी। हालांकि उसके बाद अगले साल जब यानी 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था, तब आपने यहां 70 में से 62 और बीजेपी ने 8 विधानसभा सीटें जीत ली थी। अब ये जो पूरा समीकरण है, इसमें खास तौर से ध्यान रखा गया है कि आगे चलकर किस तरह से दोनों पार्टियों के रिश्ते मधुर बने रहें। कांग्रेस के खाते में जो उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक आई है सीटें, इनका गणित भी समझ लेते हैं कि अंदर की खबर क्या है और क्यों ये सीटें कांग्रेस पार्टी को देने का फैसला किया गया है। इन तीनों ही सीटों पर विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, तो ये एक खास तौर से इसका ध्यान रखा गया है। चांदनी चौक लोकसभा में चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान, ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं और यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे गए। पूर्वी दिल्ली सीट के ओखला में भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो ये सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं। नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण दिल्ली आपके हिस्से में आई है और पश्चिम दिल्ली के से पूर्व सांसद महाबल मिश्रा प्रबल दावेदार हैं, ये बात भी कही गई है, क्योंकि वो कांग्रेस में पहले थे, अब वो आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं और उनके बेटे द्वारका जो विधानसभा सीट है वहां से आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। नई दिल्ली सीट इसलिए आपको लिए क्योंकि केजरीवाल वहीं से विधायक भी हैं। विधानसभा सीट जो नई दिल्ली की है उससे विधायक है और इसीलिए सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है। कौन दल कहां मजबूत है, इस आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। गुजरात में भरूच और भावनगर सीट आम आदमी पार्टी को देने का फैसला किया गया है। भरूच से आपको बता दें कि अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल लड़ना चाहती थी और अब जबकि एक सीट आपके खाते में चली गई, वहां पर काफी तीखा विरोध भी हो रहा है। चैतर वसावा, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इसीलिए आम आदमी पार्टी वहां पर उन्हें खड़ा करना चाह रही थी। यह सीट भरूच इसलिए उनको दी गई है। वन विभाग के मामले में वसावा गिरफ्तार हुए थे, लेकिन अब जमानत पर बाहर हैं। भावनगर से आपके विधायक उमेश भाई मकवाना प्रबल दावेदार हैं, उन्हें टिकट मिल सकता है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो 2019 में यहां पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, इसलिए उन्हें एक बार फिर से ये चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी के समझौते के तहत मिली है। और अभी हाल ही में जो मेयर का चुनाव हुआ वहां पर कांग्रेस की मदद से ही आपका मेयर बना है। तो बदले हालात में आपने ये सीट अब चंडीगढ़ की कांग्रेस को
दे दी है। साउथ गोवा की बात करें तो वहां पर आप अपना उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुकी है, लेकिन अब उसे हटाएगी। जबकि हरियाणा की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल से हरियाणा में अपना संगठन खड़ा करने का प्रयास कर रही है और एक तरह से हरियाणा में आपको सीट देकर कांग्रेस ने माना है कि आप वहां पर धीरे धीरे करके अपनी मजबूती ला रही है और इसीलिए वहां पर एक सीट आपको कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। तो ये सारी बातें हैं, ये तमाम जानकारी हमें हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने दी है और शरद इस समय हमारे साथ मौजूद है। शरद, ये जो हमने पूरा समीकरण समझाया है आपकी जानकारी के मुताबिक, इसमें और भी बातें क्या ध्यान में रखी गई हैं? पंजाब की अगर बात करें तो क्यों ऐसा हुआ कि पंजाब में नहीं हो पाया लेकिन बाकी राज्यों में हो पाया, और इसमें नफा किसका है, नुकसान किसका है? देखिए, पंजाब में बात क्या ही, पहली बात तो वहां पर जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। यानी कि आम आदमी पार्टी वहां पर सत्ता में है, सरकार उन्हीं की है, और कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो अगर सत्ता और विपक्ष दोनों ही मिल जाएंगे तो फिर इसके बाद आगे कैसे चलेंगे? यानी कि विपक्ष का जो है स्पेस कहीं बीजेपी को ना चला जाए और कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल को जब कांग्रेस वहां पे विधानसभा चुनाव लड़े तो फिर किस आधार पर कांग्रेस वोट मांगेगी, क्योंकि यह कहा जाएगा कि आप तो उन्हीं की तरफ हो गए हैं, आप दोनों तो एक ही हैं। तो कहीं विपक्ष का स्पेस ना चला जाए और कहीं यह ना हो जाए कि दोनों पार्टियां जो हैं एक ही हो जाएं। और एक और बड़ी बात कि दोनों पार्टियां ये मान रही हैं कि या तो हम जीतेंगे या दूसरी पार्टी, यानी कांग्रेस जीतेगी या आम आदमी पार्टी, ये दोनों पार्टी ये मान के चल रही हैं। तो ऐसे में क्यों किसी को स्पेस दिया जाए? सीट आएगी तो इंडिया गठबंधन के पास ही आएगी। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने ये फाइनल किया कि ठीक है, अलग अलग लड़ लेते हैं। लेकिन ये अभी है, ये अभी की बात हो रही है अखिलेश जी। अगर बीजेपी और अकाली दल गठबंधन कर लेते हैं तो भी क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसी तरह से आगे चलेंगे जैसे अभी चल रहे हैं? मुझे लगता है तब थोड़ा सा जरूर सोचना होगा कि क्या इस तरह से चलेगा। लेकिन जहां तक बात है कि कैसे ये तय हुआ है, एक अहम बात यह है इसमें जो सूत्रों ने बताई है वो ये है कि नंबर्स पे उतना ध्यान नहीं दिया गया है कि हम ज्यादा पे लड़ेंगे या तुम ज्यादा पे लड़ लो, हम कम पे लड़ लेते हैं। इस पे फोकस किया गया है कि किसके पास कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो चुनौती दे सकते हैं, जो जीत सकते हैं। केवल ये नहीं कि अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो यहां पर कांग्रेस जो है ज्यादा कैंडिडेट सीटों पर लड़ ले, या यहां पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व ज्यादा है तो आम आदमी पार्टी। लेकिन शरद, मैं आपको कैंडिडेट आपके पास पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की अगर हम बात करें शरद, तो यहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 पर रही थी और आम आदमी पार्टी केवल 2 सीटों पर नंबर 2 रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस तो ये कह सकती थी कि हमें ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए, तो कांग्रेस पीछे क्यों हटी? बिल्कुल, देखिए, ये बात तो सही है कि ये चुनाव मुख्य रूप से अगर किसी पार्टी का है, विपक्षी पार्टी का, तो वो कांग्रेस का होगा। लेकिन पिछले जो चुनाव हुए पिछले 5 साल में, उसमें विधानसभा भी देख लें, उसमें भी कांग्रेस और नीचे चली गई है। जो वार्ड के चुनाव, जो निगम के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस और नीचे चली गई है। तो ये एक कारण है। और दूसरा, कांग्रेस को अगर गठबंधन करना है और बीजेपी से लड़ना है तो उसको जो बाकी पार्टियां हैं उनको भी जो है सीटें देनी होंगी। तो इसीलिए भी कांग्रेस जो है, भले ही हम ये कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो है पिछली बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए भी ओवरऑल ये पाया गया कि इस समय 5 साल में बदले हालात में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर ज्यादा अच्छी स्थिति में है। इसलिए आम आदमी पार्टी को 4 सीटें जो हैं वो दी गई हैं और कांग्रेस 3 सीटों पर ही जो है चुनाव लड़ रही है, बावजूद इसके कि पिछली बार ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में समझौते के बाद अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को तैयार हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और पूर्व सांसद पीएल पुनिया सपा कार्यालय गए। उन्होंने अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पत्र सौंपा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 25 फरवरी को अलीगढ़ और हाथरस होते हुए आगरा पहुंचेगी। चंद्रशेखर आपकी लड़ सकते हैं या अपनी पार्टी से? अरे वो हमारे यहाँ है, हम देखेंगे क्या करना है, या पार्टी से राय ले लेंगे क्या करना है। जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। तो कल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हो गया था। इसके तहत कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें देने का फैसला किया गया है।
हम आपको बताते हैं कि 17 सीटों पर कौन कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। सबसे पहले रायबरेली की अगर बात करें तो यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम चल रहा है। अमेठी में राहुल गांधी, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो फिर दीपक सिंह यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। कानपुर की बात करें तो अजय कपूर यहां से संभावित उम्मीदवार हैं। फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार का नाम चल रहा है। वहीं बांसगांव से कमल किशोर कमांडो, इनका नाम भी चल रहा है। सहारनपुर की बात करें तो इमरान मसूद, ये बसपा से होते हुए, सपा होते हुए अब कांग्रेस में आए हैं। संजय तिवारी का नाम चल रहा है प्रयागराज से, और अगर उन्हें नहीं मिलता है तो अनुग्रह नारायण सिंह का नाम भी यहां से चल रहा है। महाराजगंज की बात करें तो सुप्रिया शिंदे जो कि प्रवक्ता हैं, साथ ही यहां से पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, उनका नाम चल रहा है। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ या तो राजेश मिश्र या फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, ये उम्मीदवार हो सकते हैं। अमरोहा की बात करें तो यहां से जो बीएसपी के मौजूदा सांसद दानिश अली अब कांग्रेस के साथ आ गए हैं, वो उम्मीदवार हो सकते हैं। झांसी की बात करें तो प्रदीप जैन जो कि यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उनका नाम झांसी से चल रहा है। बुलंदशहर की बात करें तो प्रशांत वाल्मीकि, अमरीश गौतम या फिर शिवराम वाल्मीकि में से किसी एक को यहां टिकट मिल सकता है। गाजियाबाद में कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं डॉली शर्मा, इनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वहीं मथुरा में प्रदीप माथुर और सीतापुर में राकेश राठौड़ का नाम चल रहा है। बाराबंकी की बात करें तो तनुज पुनिया का नाम यहां से चल रहा है कांग्रेस में, और देवरिया से अजय कुमार लल्लू या फिर अखिलेश प्रताप सिंह, इन दो में से किसी एक को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विकास भदौरिया हैं, हमारे सहयोगी और साथी मनोरंजन भारती। विकास, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। आपकी ये जानकारी है जो आपने संभावित उम्मीदवारों के नाम बताए हैं, क्या समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इनमें कई ऐसे हैं जो पहले भी चुनाव लड़े हैं कांग्रेस की टिकट पर लेकिन हार गए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लेकिन उसके बावजूद उन पर दोबारा से किस्मत आजमाना चाहती है, और ये संभावित उम्मीदवारों की सूची वो इस बात की ओर भी इशारा कर रही है कि ये जो उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस के कुछ खास नेताओं के बेहद करीबी हैं, और इसलिए शायद उनको समाहित करने के लिए अपने जो गुटबाजी है उसमें इस गुट को और मजबूत करने के लिए इनको फिर से टिकट देने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, सुप्रिया शिंदे कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मजबूत नेता हैं, संगठन में भले उनकी अच्छी पकड़ हो, लेकिन पिछला चुनाव वो बहुत बुरी तरह हारी थी। ऐसी सूरत में उनको पार्टी एक बार फिर से अगर उतारती है तो जाहिर तौर पर वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की उच्च स्तर पर जो गुटबाजी है, उस गुट में किसी एक खास गुट के करीबी होने की वजह से संभवतः उनको ये टिकट मिलेगा। तो ये पूरी ये फहरिस्त इस बात की ओर इशारा करती है कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो वहाँ पर अपनी सीटें जीतने के बजाय गुट में जो गुटबाजी है कांग्रेस की अंदरूनी, उसमें जो करीबी लोग हैं उनको टिकट दिलाकर मैदान में एक बार फिर से उतारना चाहती है। अखिलेश जी, मनोरंजन, आपके पास आना चाहेंगे। आपसे समझेंगे कि एक ज़माने में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ कि जब यूपी से ही कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, तो 22 सीटें जीतने वाली अब 17 सीटों पर केवल लड़ रही है, और वो भी जूनियर पार्टनर बन करके। और जैसा विकास बता रहे हैं कि चूंकि अंदरूनी खींचतान है और गुटबाजी है, खेमेबाजी है, इसलिए अपना व्यक्ति जो है वो उम्मीदवार हो, तो ये समीकरण क्या ध्यान में रखे जा रहे हैं? क्या जिताऊ उम्मीदवार हो ये सोचा जाएगा, या फिर ये कि कौन किसका कितना करीबी है? निश्चित रूप से देखिए, एक वक्त था कि 2009 में जो है कांग्रेस के पास जो है वहाँ से 22 विधायक थे, 22 सांसद थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि 17 सीट पर जो है वो डील डन करना पड़ा है। लेकिन आपको एक जानकारी दे देता हूँ तादी चादी, उसके बाद बताऊँगा। जो मेरी जानकारी है कि रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे और अमेठी से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। ये जो सूत्रों के हवाले से मैं आपको बताऊं, क्योंकि रायबरेली में यदि आप वोटों का अंतर देखें तो करीब, एक बार फिर से इसको दोहरा दीजिए, ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं। जी, मेरे जो सूत्रों के हवाले से जो मुझे जानकारी मिली है कि जब ये कहा गया कि रायबरेली और अमेठी दोनों कांग्रेस के खाते में है, और जब ये भी कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष कहा कि ये दोनों गांधी परिवार की सीटें हैं, तो ये हुआ कि कौन कहां से लड़ेगा। तो जो मुझे बताया गया, जो मुझे पता चला है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी के साथ नहीं लड़ना चाहते हैं, वो रायबरेली की सीट लड़ना चाहते हैं, और अमेठी की सीट प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। ये संभावना बनती दिख रही है। दोनों जगह कांग्रेस ने सर्वे कराया है, उनका कहना है कि 60 जैसे स्मृति ईरानी को आखिरी मौके पर उतार दिया था, वैसे ही कुछ बीजेपी जा सकती है।
जरूर दे सकती है, लेकिन जो उनका सर्वे उनका कहना है कि 60% लोग जो है कहते हैं कि गांधी परिवार से टिकट दें। हाँ, यंग वोटरों में उतना उत्साह नहीं है, लेकिन 40 के प्लस के उम्र वाले वोटर जो अभी भी चाहते हैं कि गांधी परिवार से हो। और उसकी वजह रायबरेली की सीट की वजह यह है कि सोनिया गांधी को पिछले लोकसभा चुनाव में 55.8% वोट मिले थे। अब बीजेपी के कैंडिडेट को 38.4% वोट मिले थे। 2.25 लाख के मार्जिन से सोनिया गांधी जीती थी, जबकि अमेठी में 50,000 की मार्जिन से राहुल जो है हार गए थे। तो इसको देखते हुए वहाँ भी पॉइंट में जो है वो अंतर था। तो उसको देखते हुए ये अरेंजमेंट की बात चर्चा चल रही है। विकास के पास जाना चाहता हूँ। विकास ये कार्यक्रम कर रहे हैं, रोज बता रहे हैं कि संभावित उम्मीदवार कौन हो सकता है। अब विकास, जबकि मनोरंजन ये कह रहे हैं कि रायबरेली से राहुल लड़ सकते हैं और अमेठी से प्रियंका लड़ सकती है। तो ऐसे में रायबरेली में आपको लगता है कि बीजेपी किसे सरप्राइज उम्मीदवार उतार सकती है? ये देखिए, अगर ऐसी स्वैपिंग होती है कि अमेठी के बजाय रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जाते हैं, तो आप 100% लिख के रख लीजिए अखिलेश, फिर रायबरेली से स्मृति ईरानी ही उम्मीदवार होंगी। और एक बार फिर से वहाँ पर राहुल गांधी जिस मुकाबले से बचना चाहते हैं, उसी मुकाबले को आप ज़मीन पर देखेंगे। और इस बीच में आपको बता दूं, केवल अमेठी नहीं, रायबरेली भी लगातार स्मृति ईरानी जाती रही हैं। वहाँ सड़कों से लेकर अस्पताल, कलेक्ट्रेट भवन, सब हर और स्मृति ईरानी के आपको विकास के कार्य वहाँ पर दिख जाएंगे। और चूँकि दोनों इलाके इतने एडजॉइनिंग हैं, आप भी कई बार गए होंगे अमेठी रायबरेली, कि दोनों के बीच सीमा कहाँ पर है, अंतर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बात तय है कि अगर अमेठी के बजाय राहुल गांधी रायबरेली लड़ने जाएंगे, तो स्मृति ईरानी फिर 100% रायबरेली से ही चुनाव मैदान में होंगी। ये बहुत दिलचस्प तस्वीर होने जा रही है। बहरहाल शुक्रिया आपका विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोरंजन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से समझाने के लिए कि कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है। हॉट टॉपिक में एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने उस आदेश में बदलाव किया जिसके बाद राज्य में हालात बिगड़ गए थे। मैतेई समुदाय को एसटी लिस्ट में शामिल करने के आदेश को अब हटा दिया गया है। आदिवासी समूहों ने इस आदेश को चुनौती दी थी। 27 मार्च 2023 को हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति लिस्ट में शामिल करने का निर्देश दिया था, जिससे राज्य में हालात बहुत ही खराब हो गए थे। 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदायों में झड़पें शुरू हो गई थी। हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हाईकोर्ट का कहना है कि वो आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मेल नहीं खा रहा था, इसलिए उसे हटाने का फैसला किया गया। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।